हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ठीक है, कैसे हो सब? बेहतरीन, मस्त, स्वस्थ, चंगे? ओके। छुट्टियां अब तो सर खत्म होने वाली हैं, स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई बेटा, बहुत जल्दियां नहीं, बहुत लेट हो गया मामला। कितने दिन से आप छुट्टियां मार रहे हो, और अच्छी बात यह है कि छुट्टियों के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई अपनी करते रहिए। ठीक है, तो चलो हम आ चुके हैं बेटा क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन लेकर। तो आप लोग क्या करें, आप लोग फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी रिलेटिव्स को, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ देखना चाहते हैं, उन सबको फटाफट मैसेज कीजिए, सर लाइव आ चुके हैं, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ? माइंड बूस्टर पर। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस एजुकेशनल चैनल माइंड बूस्टर पर। और आप लोगों के लिए यहाँ मैथ, बायो, फिजिक्स और साथ के साथ मोटिवेशनल वीडियोज जो सर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सब मेहनत की जा रही है। आप लोग भी उतनी मेहनत से पढ़िए और साथ में कुछ थोड़ा सा साथ हमारा भी दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर। आप लोग क्या तैयार हैं या अभी आपको और टाइम चाहिए? अभी बताएंगे मुझे, क्या मैं स्टार्ट कर दूं? नहीं सर, अभी हम मैसेज कर रहे हैं अपने बच्चों को, साथ के साथ सभी साथियों को हम जोड़ रहे हैं, तो सर आप 1 मिनट वेट कीजिए, हम कॉपी पेन भी निकाल रहे हैं। ओके, 1 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, फटाफट 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 फटाफट। ओ यस, बिल्कुल फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए भाई, जोड़ लो सबको फटाफट फटाफट। ठीक, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो ओके, हाँ तो हो गया 1 मिनट, स्टार्ट कर दें अब तो। वेरी गुड, चलो बेटा शुरू कर देते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आज हम बड़ी मजेदार चीजें पढ़ेंगे। शुरू कहानी वहीं से करेंगे, न्यूटन बाबा के सेब की कहानी शुरू करेंगे हम, और सेब की कहानी से समझेंगे कि कैसे न्यूटन साहब ने, कैसे महान साइंटिस्ट हमारे न्यूटन बाबा ने ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया। ठीक है, समझते हैं कहानी, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए स्वस्थ, मस्त और चंगे। आ जाओ बेटा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो बेटा वहीं से शुरू होगा, आप लोगों ने सबने सुनी है कि एक आम का पेड़ था, कुछ ऐसा। आम का नहीं है सर, ये तो सेब का है, सेब का, बिल्कुल सही बात है। दिस इज एन एप्पल ट्री। एप्पल भी आ रहे हैं इस पर, बड़े खूबसूरत खूबसूरत, आने से बच्चों का मन भी कर रहा होगा खाने का। कोई बात नहीं, खिलाएंगे। आप जब मिलोगे तब हम आपको एप्पल खिलाएंगे। ये कौन है? ये कौन है, जानते हैं आप इन्हें? सर देखा देखा सा लग रहा है। अरे भाई आपने कहाँ देख लिया? किताब में देखा होगा ना, बहुत पुराने आदमी है। हाँ, इन्हीं को कहते हैं न्यूटन बाबा, इन्हीं को कहते हैं न्यूटन बाबा। अच्छा बेटा, सेब आ रहा है, देखो उधर से आया। हाँ, सेब टूट के पेड़ से गिरा। पहले तो ये खुश हो गए, मुझे सेब मिल गया खाने को, लेकिन अचानक से उन्होंने सोचा, अरे भाई ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसा इन्होंने सोचा कि ये सेब जब यहां से टूटा पेड़ से, तो नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर काहे नहीं गया? भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और बेटा यहीं से शुरू हुई थी कहानी ग्रेविटेशन की, यहीं से, इसी सोच के साथ कहानी हुई थी शुरू ग्रेविटेशन की। न्यूटन साहब ने यही सोचा कि ये पेड़ से जो फल गिरा है, ये फल नीचे क्यों आया, ये फल ऊपर क्यों नहीं गया। यहीं से स्टार्ट होती है न्यूटन साहब की थिंकिंग। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं हुआ बेटा, सिर्फ सोच के काम नहीं चला, स्टार्ट थिंकिंग। और यहाँ इसी थिंक से सब कुछ मिला ग्रेविटेशन के बारे में। ऐसा भी नहीं है बेटा, इससे पहले भी लोग ग्रेविटेशन पे, इसी फोर्स पे काम कर चुके थे, जिनमें नाम आता है केपलर साहब का, जिनमें नाम आता है आपके गैलीलियो साहब का, जिनमें नाम आता है अरिस्टोटल का भी। ठीक है, तो बेटा यहां से कहानी शुरू हुई। और इनने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो ये फोर्स, इन्होंने सोचा, केपलर के लॉज इन्होंने पढ़े, केपलर के लॉ की स्टडी की,
बहुत सारी और लिटरेचर इन्होंने जो थी उसको रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स है जिसने इसको नीचे की तरफ खींचा। फिर उन्होंने कहा कि केपलर साहब ने भी कहा है कि साहब प्लानेट जो है वो सन के चारों ओर मोशन कर रहे हैं, है ना, अर्थ के चारों ओर मून मोशन कर रहा है। तो क्या ये सब जो मोशन हो रही हैं, क्या ये जो सब मोशन हो रही हैं, क्या इन मोशन का और इस फॉलिंग ऑफ एप्पल का कुछ कनेक्शन है? क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इन दोनों प्रोसेस में सेम तरीके से इन्वॉल्व है? सोचेंगे, देखेंगे अभी क्या कहानी बनती है। फिलहाल उन्होंने यहां से अपनी सोच को शुरू कर दिया, ठीक है। मोशन ऑफ मून अबाउट द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इन सब के एक्सप्लेनेशन, इन सब मोशंस के एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो पाए आफ्टर द थिंकिंग ऑफ दिस ग्रेट मैन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, केपलर के लॉ की स्टडी की, और केपलर के लॉ की स्टडी करने के बाद मैथमेटिकली इन्होंने ड्राइव करके दिया हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन्होंने कहां से ड्राइव किया? केपलर साहब के जो प्लानेटरी मोशन के लॉस थे उनका गहन अध्ययन किया, उनके बीच में और इस एप्पल के गिरने के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, इस पे स्टडी किया, और इस पे स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल और एक इजी फॉर्मेट में लाके हमें पूरा कहानी को समझा दिया। तो ये जो न्यूटन साहब का काम था वाकई में आश्चर्यजनक चीज़ थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सब सुविधाएं नहीं थी, इतनी सब जानकारी नहीं थी, लोग सिर्फ अपनी सोच के साथ खेलते थे। जो उन्होंने सोचा और वही हो रहा है, ये थी कहानी। आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो चुके हैं, हमको सोच ही नहीं पाते, उससे पहले उससे आगे की चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। उस टाइम पे इतना सब कुछ नहीं था, तो लोग क्या करते थे, गहन चिंतन, ये सब पॉसिबल हो पाया गहन चिंतन के बाद। ये लोग चिंतन करते थे, घंटों घंटों एक ही चीज़ पर बैठ के सोच रहे हैं। आजकल तो टाइम ही नहीं है इतना किसी के पास। अरे सर कहाँ इतना टाइम है, सुबह उठता हूँ मैं सर 8 बजे, और सर मम्मी नाश्ता देती हैं 9 बजे, 1 घंटे तक तो सर मैं मार खाता रहता हूँ उठने के चक्कर में मम्मी से। तो यही रह गया, आपको टाइम ही नहीं सोचने का। तो जितना आप चिंतन करोगे बेटा, पढ़ाई की 4 स्टेज होती हैं, मतलब आप कुछ भी करना चाहते हो तो वो 4 स्टेज में किया जाता है ना। सबसे पहले तो है, मान लो कि सरसरी नजर दौड़ा दी आपने, कहीं देख लिया, जैसे अखबार पढ़ते ना तो हेडिंग पढ़ ली, एक तो उस तरह की पढ़ाई होती है। दूसरा क्या है कि अंदर टॉपिक के अंदर घुस के पढ़ा आपने, दूसरा स्टेप, हेडिंग पढ़ी, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, फिर आपने अंदर पढ़ा उसको। अंदर पढ़ने के बाद जो तीसरी जो स्टेट आती है बेटा, वो तीसरी स्टेट आती है मनन करने की। अब आपने उसको मन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यही तो डिपेंड करेगा। आपको वो न्यूज याद रहेगी अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो। अगर आपने ऐसी सरसरी नज़र ऊपर हेडिंग, हाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, और कहानी की तरह पढ़ कर छोड़ दिया, उस दिन आपके दिमाग पर रहेगी, भाग जाएगी। और सबसे लास्ट जो स्टेज है बेटा, वो सबसे भयंकर स्टेज और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, वो है चिंतन का स्टेज। मनन किया, पठन किया, पाठन किया, मनन किया, और सबसे लास्ट में आके चिंतन किया। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तब तक किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी मैटर की गहराई में नहीं जा सकते। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। क्या नेसेसरी है? चिंतन करना। तो ये सब इन लोगों की चिंतन का रिजल्ट था। ये सब लोग चिंतन करते थे, बैठ के 4-4 घंटे 10-10 घंटे लगे हुए हैं, एक ही चीज़ पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एंड हमारे सामने आज इन सब के रिजल्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी और ये इंट्रोडक्शन आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन साहब ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो क्या था, केपलर के नियम क्या थे, इनकी भी स्टडी हम करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वर्ड याद रखना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो बेटा समझते हैं क्या कहा था। पहले हम लिख देते हैं इसकी भाषा, पहले हम इसकी भाषा लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, पहले हम इसकी भाषा लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये किसने दिया था? ये न्यूटन साहब ने दिया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्या कहा था इन्होंने? बेटा ये एप्पल तो अट्रैक्ट किया था अर्थ ने, पर उन्होंने कहा कि अर्थ ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट,
हर ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, अब यूनिवर्स की बात आ गई ना, इसलिए यूनिवर्सल भी कह दिया इसको। इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। अब यहां से इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स लगानी शुरू कर दी थी। बेटा शायद आप लोगों को नहीं पता हो, मैं बता देता हूं, न्यूटन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। वो सिर्फ फिजिसिस्ट ही नहीं थे, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। और उन्होंने मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच डेवलप की, अभी सिर्फ आप नाम सुन लो, अभी आपके काम की चीज़ नहीं है वो, जब आप अगली क्लासों में आओगे 11th में और 12th में तब पढ़ोगे वो मैथमेटिक्स। उन्होंने एक मैथमेटिक्स डेवलप की जिसको कहते हैं हम कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और बेटा आपको यकीन नहीं होगा ये बात जानकर कि पूरी की पूरी फिजिक्स प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलस, प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलस। जब तक आपको कैलकुलस नहीं आती आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। तो कैलकुलस अभी सीखने का टाइम नहीं है आप लोगों को, अभी ज़रूरत नहीं है सीखने की। जब आप हायर क्लासेस में आओगे, 11th में आओगे, 12th में आओगे, तब आपको कैलकुलस सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चमत्कारी आदमी थे भाई न्यूटन, चमत्कारी आदमी। ठीक है, सुनो आपका, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। अब ये फोर्स जो है बेटा, इस फोर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही थी बेटा कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इस फोर्स से तभी अट्रैक्ट करेंगे जब उनके अंदर कुछ मास होगा। मेरे वर्डों पे ध्यान देना, क्या कहा कि दो ऑब्जेक्ट इस वाले फोर्स के तभी अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से जब उनके अंदर कोई मास होगा। यानी कि अगर कोई मासलेस चीज़ है उस पर ये फोर्स नहीं एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है? मुझे एक ऐसी चीज़ बता दो जिसमें मास नहीं है। मैं बताऊंगा सर, बताओ बेटा। ऐसा कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर मास नहीं है। क्या आप मासलेस पार्टिकल की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, एक पार्टिकल होता है लाइट का जिसको हम फोटोन कहते हैं, उसको मासलेस माना जाता है। ठीक है, पर वो उसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग तरह की फिजिक्स है। ठीक है, हमें वहाँ नहीं जाना। पर हमारी नॉलेज में इतना ज़रूर है कि अभी तक हमें ऐसा कोई मटेरियल पार्टिकल ऑब्जर्व ही नहीं हुआ है जिसका मास 0 हो। तो कुल मिला के बात ये कि ये हर पार्टिकल पे एप्लीकेबल है। कुल मिला के बात ये कि ये हर पार्टिकल पे एप्लीकेबल है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं इस फोर्स की चर्चा कर लूँगा अब। जी सर, कर लीजिए। ओके ओके बच्चों, इन्होंने कहा कि बेटा ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम कहेंगे एफ। चलो कह दिया। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट में। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 और एक का मास m2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे ये कितनी भी डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रखे हों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स। और बेटा वो जो फोर्स है वो फोर्स इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने? दूसरी बात कही कि बेटा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, उस r के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है ये फोर्स। एक बात ये कही गई, एक बात ये कही गई। बेटा इन दोनों बातों को मिक्स कर दिया जाए तो हम दोनों बातों को मिक्स करके ऐसे लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये प्रोपोर्शन मतलब ये रेशियो का साइन है। रेशियो होगा तो कोई कॉमन फैक्टर के साथ होगा, रेशियो में हमेशा कुछ कॉमन फैक्टर होता है। तो मान लिया वो कॉमन फैक्टर कांस्टेंट g है। इसको कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इस साइन को हटा के हम इक्वल रख सकते हैं बट विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट कॉमन फैक्टर। तो वो कॉमन फैक्टर मैंने अभी g मान लिया है। ठीक है, या ऐसा कह लो कि ये g एक कांस्टेंट है। तो इसको जब भी हटाएंगे प्रोपोर्शन के साइन को, जब भी हम क्या करेंगे इक्वल टू में रखेंगे प्रोपोर्शन को, तो साथ में एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो कांस्टेंट मैंने यहाँ g इस्तेमाल कर लिया, g m1
m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बेटा ये लॉ दिया था न्यूटन साहब ने। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर समझा दूं। न्यूटन साहब ने ये कहा था कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितनी भी दूर रखे हों, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, जिस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या आप कहो कि इस फोर्स का इन्होंने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी फोर्स को कहा गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन साहब ने इसका नाम रख दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स की खासियत यह है कि ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इन दोनों बातों को मिला के उन्होंने एक फॉर्मूला हमें दिया, और वो फॉर्मूला था F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो G है बेटा, वो G क्या है? ये G है कांस्टेंट। अभी इस G की चर्चा भी करेंगे हम। फिलहाल इतनी चीजें आप अपनी कॉपी पर नोट करो, वीडियो पॉज करके फटाफट। नोट कर लिया? नोट कर लिया? हटा दिया जाए? ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला न्यूटन साहब ने दिया वो दे दिया F = G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबकी समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं। मुझे बहुत उम्मीद ही नहीं, बहुत विश्वास है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब इस जी की बात करें। बेटा इस जी को कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी को कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहा गया बेटा? यूनिवर्सल इसलिए कहा गया, सवाल यह है कि वाई यूनिवर्सल, वाई यूनिवर्सल, ये जी है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा गया। किसी और कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहा गया, बल्कि इसको कहा गया। इसलिए कहा गया बिला क्योंकि जी हैज सेम वैल्यू एट एवरी प्लेस इन एवरी यूनिवर्स। यूनिवर्स एक ही है, ये मैं जानता हूं, पर यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। किसी भी गैलेक्सी पे आज चले जाइए, यूनिवर्स के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दुनियादारी कुछ भी चेंज हो जाए, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और बेटा ये जी की वैल्यू होती कितनी है? जी की वैल्यू नोट करोगे कॉपी पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, नीचे यूनिट लिख रहा हूं मैं इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये एसआई यूनिट लिखी हुई है बेटा, है ना? ये वैल्यू आप कॉपी पे नोट करोगे। ये बात भी नोट करोगे क्यों ये यूनिवर्सल है? बिकॉज इट हैज सेम वैल्यू एट एवरी प्लेस ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर बात? मिटा दी जाए जी की बात। अब बेटा कोई मुझसे ये पूछ लेता है इसी सवाल में कि भाई जी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, क्या होगा? जी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, पहले क्या होगा? तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला था F = G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक काम करोगे बच्चे, आप जी को यहीं छोड़ोगे, आर को इधर उठाओगे तो F इंटू, बेटा ये डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, बेटा ये m1 इंटू m2 दोनों इधर मल्टीप्लाई में, इधर उठा के ले जाए तो डिवाइड में पहुंच जाएगा m1 इंटू m2, और इधर क्या बचा रह जाएगा जी। तो यहां से बेटा जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, G = F आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। क्लियर है बात? बेटा जी की कोई यूनिट पूछे आपसे कि आप जी की यूनिट बताइए क्या होगी,
तो जी की यूनिट अगर बतानी है तो कैसे बताएंगे हम बेटा? एफ की यूनिट न्यूटन, आर की यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 की यूनिट k2 kg, m2 की यूनिट इसकी भी kg, kg इंटू kg स्क्वायर। ये हो गई SI यूनिट ऑफ जी, SI यूनिट ऑफ जी। वैल्यू सबकी समझ में आ गई? क्या वैल्यू थी? क्या वैल्यू थी? वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया है? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब बेटा इस फोर्स की जरा कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इस फोर्स का। तो बेटा फोर्स से एक बात समझ में आई थी हमें, इस फोर्स से एक बात हम लोगों ने अभी नोट की है कि ये फोर्स ना इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ये बात किस किस बच्चे ने नोट की? दूसरी बात ये नोट की थी कि ये m1 और m2 के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अगर बेटा मास आप बढ़ाओगे किसी ऑब्जेक्ट का तो जाहिर सी बात है कि फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अगर मास इंक्रीज करोगे आप तो फोर्स इंक्रीज करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा कि ये फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शन में है। अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, अगर आप आर को इंक्रीज करोगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और कैसे डिक्रीज होगी? बहुत तेजी से डिक्रीज होगी बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, आर के पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आर को आपने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब आर को आपने 2r कर दिया, तो जो फोर्स है बेटा वो हो जाएगा F/4। अगर आर को आपने 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर में चलेगा। अगर आपने आर को 3r कर दिया तो बेटा फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स/9 हो जाएगी, फोर्स 9 गुना डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात यह है कि ये फोर्स जीरो कब होगा? ये फोर्स जीरो कब होगा? सोच के बताओ मुझे, ये फोर्स जीरो कब होगा? सोच के बताओ बेटा। दो कंडीशन है, या तो m1 जीरो हो, या तो m2 जीरो हो, या दोनों ही जीरो हो। ये फोर्स तब जीरो होगा। अब एक बात बताओ, क्या बेटा m1 कभी जीरो हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं बिना मास का। m2 जीरो हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं बिना मास का। जब m1 और m2 दोनों ही जीरो नहीं हो सकते तो क्या बेटा ये फोर्स कभी जीरो हो सकता है? ये फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 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 m1 और m2 ये कभी जीरो नहीं हो सकते, ये आपस में बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर m1 m2 कभी जीरो नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता। पर दूसरा तरफ से गौर करो बेटा, ये F जीरो हो सकता है अगर R को आप इन्फिनिटी कर दो। ये फोर्स जीरो हो सकता है अगर आप R को इन्फिनिटी कर दो। अरे भाई, किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, किसी चीज को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो बेटा ये समथिंग जीरो हो जाएगा। पर आर इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है बेटा? आर इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के जीरो होने की दो कंडीशन थी, एफ के जीरो होने की दो कंडीशन थी, या तो m1 m2 में से कोई जीरो हो, पॉसिबल नहीं है, या आर इन्फिनिटी हो, पॉसिबल नहीं है।
हाँ सर ये क्या हुआ बेटा, F0 होना पॉसिबल ही नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स। बात पकड़ में आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होना पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? सिर्फ तब पॉसिबल है जब R बहुत ज्यादा हो। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा बेटा, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अगली बात मेरी सुनना बड़े गौर से, अगली बात मेरी सुनना बड़े गौर से। क्या सुनाओगे सर? कुछ नहीं सुनाएंगे, फिजिक्स की कहानी सुनाएंगे, मज़ा आएगा। सर मज़ा तो वैसे भी आता है पर फिजिक्स समझ में नहीं आता है। फिजिक्स समझ में आएगा अगर आप खुद से फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करोगे थोड़ा बहुत हमारे साथ साथ। तो चलिए बच्चों, तो क्या बात, अरे कहाँ चल रहे थे यार, हम भूल जाते हैं बातों के चक्कर में, हम भूल जाते हैं। चलो नहीं भूलेंगे बेटा, हम ये बात बताने जा रहे थे आपको, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स 0 तो कभी होगा नहीं। दोनों पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी हमारी, ना तो M1 M2 0 होगा, ना R इन्फिनिटी होगा। तो फिर क्या होगा सर? फिर सर बात ये है कि हमें दिखता क्यों नहीं है। Why we cannot observe this force between any two object except in case of अर्थ। अब बात ये है बेटा कि अर्थ के केस में तो हमें दिख रहा है, अर्थ के केस में तो हमें दिख रहा है। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं इसको ड्रॉप करूं नीचे जाएगा, ठीक है, तो अर्थ के केस में तो ये मुझे दिखा कि अट्रैक्ट किया अर्थ ने। बट जनरली ये दो पेन है, अब बेटा ये दोनों पेन पास पास में रख दूं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दिखते नहीं है। हमें अट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट दिखते नहीं है। कारण क्या है? कारण है बेटा दिस फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। पहला रीजन तो ये नोट करोगे आप कि ये सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशन का फोर्स। नाम बड़ा दर्शन छोटे, है ना? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। पर वीक क्यों है? तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। क्यों कम है? क्योंकि बेटा अभी आपने देखा जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। अरे इसका मतलब ये है बेटा कि 6.67 डिवाइड बाई 10⁻11, मतलब 6.67 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने से डिवाइड करो 6.6, कितनी वैल्यू आएगी? अरे सर वैल्यू ही कहाँ बची, आप तो मजाक करते हो। मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तो जिंदगी कर रही है हमारे साथ, मजाक कर रही है जिंदगी हमारे साथ। सर छुट्टियों में आए थे फिर भी आप पढ़ा रहे हो, छुट्टियां भी नहीं काटने दो। अरे बेटा छुट्टियां काटो लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। अच्छा सुनो बेटा, आगे की कहानी समझ लो। तो ये फोर्स क्यों हमें बेटा डेली ऑब्जेक्ट पे ऑब्जर्व नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए फोर्स की वैल्यू बहुत कम आएगी, जो कि ऑब्जर्वेबल वैल्यू नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब मुझे फटाफट कमेंट करो किस किस बच्चे की समझ में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इतनी कहानी आ गई जितनी मैंने अभी तक बताई है। जल्दी से मैसेज करो, और जो नए बच्चे आ चुके हैं वो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, और जो नए बच्चे हैं वो भी शेयर करो फटाफट अपने फ्रेंड में। जल्दी फटाफट वीडियो शेयर करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इतनी बात जो मैंने अब तक बताई है मेरे ख्याल से सबकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सबकी समझ में आ गई होंगी। तो आपको याद रखना है F = G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब सुनो, अब बात सुनो कि एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अभी सर कहा था आपने ग्रेविटेशन, अब बोल दिया सर ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या मसला है बेटा? ध्यान से समझो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज सिंपली कॉल्ड ग्रेविटी इफ, ऐसे थोड़ी हर बार कह देंगे इसको ग्रेविटी, कंडीशन है उसकी ग्रेविटी कहने की। क्या? इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ टू
इज अर्थ। समझे कि नहीं? नहीं समझे? समझो बेटा, ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है ये जनरली हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन था। मेरे और तुम्हारे बीच में भी लग रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे बगल में बैठे हुए के बीच में भी लग रहा है, सबके बीच में लग रहा है, ठीक है। पर इसी फोर्स को ग्रेविटी तब तक नहीं कहेंगे जब तक उन दोनों, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से ये ऑब्जेक्ट अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटी कहलाएगा। सिंपली आप ग्रेविटेशन भी कह सकते हो, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। और ग्रेविटी का मतलब बेटा, दूसरा मतलब ग्रेविटी का अर्थ ही होता है। ग्रेविटी अर्थ का सिनोनिम है, ये तो सब जानते हैं। अरे भैया, धरती माता को ही ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट धरती माता है, दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट है, तो हम कह देंगे कि जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, उसको सिंपली ग्रेविटी कह देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ग्रेविटी समझ में आई? कब बोलेंगे ग्रेविटी? एक होशियार सा बच्चा आंसर देगा फटाफट कमेंट करके। यहाँ तो सर सभी होशियार बैठे हैं, हर साग पे उल्लू बैठा है। चलो भाई देखो, अब आगे की कहानी समझनी है कि नहीं समझनी है? सर ऐसे ही समझ लो कि फ्री फंड में, तो क्या सर पैसे देने पड़ेंगे? अरे पैसे नहीं देने, क्या करना है सर? चैनल सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, तभी तो बढ़ूंगा मैं आगे। पढ़ो क्या लिखा है ऊपर, जल्दी पढ़ के बताओ। सर लिखा है व्हाट मेक्स मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सर अभी तो ग्रेविटेशन की बात चल रही थी, अब ये मून कहाँ से टपक गया? बेटा सारी कहानी ग्रेविटेशन में से ही निकलेगी, टेंशन ना लो। व्हाट मेक्स मून टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, ऐसा क्या है जो अर्थ के अराउंड मून को रिवॉल्व करता है? सवाल ये, क्या बेटा ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में टॉपिक आया है, तो क्या ग्रेविटेशन का कोई रोल है? इज ग्रेविटेशन प्लेस सम रोल? आंसर पता नहीं, लिखा ही नहीं है उसमें। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ भी, आपके साथ भी है, मजाक कर रहे हैं। आंसर की जगह क्या लिख दिया है? आंसर की जगह लिखा है लेट्स फील। चलो फील करते कि क्या मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में ग्रेविटी का कोई रोल है। और इसको बेटा फील करने के लिए हमें कुछ लाना पड़ेगा, यहाँ इसको फील करने के लिए कुछ लाना पड़ेगा। क्या आया जरा देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे जरा देखो गौर से, क्या आया? लेट्स सी। सर एक लड़की सी दिख रही है, हाथ में एक पत्थर बंधा हुआ है रस्सी से, उसको घुमा रही है। ये तो मैं रोज करता हूं, पर इससे मून का क्या लेना देना? बेटा मून का ही लेना देना है इससे, और मून पे ही लेके चलेंगे आज। आप सब रेडी हो जाओ, आप सब रेडी हो जाओ, रॉकेट तैयार है, मून पे चलना है। बेटा देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये किसने यहाँ पत्थर बांधा हुआ है इस रस्सी में, और ये इसको ऐसे करके गोल गोल घुमा रही है। ऐसे सबने घुमाई है ना, सर्किल में घूमती है रस्सी। अच्छा बेटा घुमाते घुमाते एक्सपेरिमेंट किया, उसको छोड़ दो। तो जब बेटा उसको यहाँ लाके छोड़ा तो क्या वो ऐसे घूमेगी? ये टॉप व्यू है, ये तो फ्रंट व्यू है, साइड से देख रहे हैं। ये टॉप है, उसके ऊपर चढ़ के खोपड़ी पे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। या पत्थर वहाँ चढ़ गए हम ऊपर, वहाँ से देख रहे हो ऐसे ऐसे। ये टॉप व्यू समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से, ऐसे ऐसे टॉप व्यू। अब बेटा जब टॉप व्यू देखा और इसने यहाँ लाके इसको छोड़ा, देखो गौर से, यहाँ से देख, ये आँख है मेरी, उंगली नहीं है, ध्यान से समझो। और ये घूम रहा है पत्थर, ऐसे देख रहा हूँ ऐसे, ये घूम रहा पत्थर, और यहाँ पे लाके इसने इसको छोड़ दिया। तो बेटा ये पत्थर ऐसे भाग जाता है, ऐसे गोल नहीं घूमता है। अगर ये घूम रहा हो ऐसे तो ऐसे भाग जाएगा, और ये घूम रहा हो ऐसे तो ऐसे भाग जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में भाग गया ना। मतलब इस पत्थर को वेलोसिटी तो इसने ऐसे दे रखी थी, और ये घूम गोल गोल रहा था, पर ये तब तक गोल गोल घूम रहा था बेटा जब तक ये रस्सी पकड़ी हुई थी। और तुमने बेटा ये अनुभव किया होगा कि जब रस्सी पकड़ी हुई होती है तो रस्सी हमारी उंगलियों को बाहर की ओर खींच रही होती है, मतलब यहाँ कुछ फोर्स लग रही होती है। एक्चुअल में वो फोर्स जो है रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हो चुकी होती है। टेंशन का मतलब समझते हो? सर टेंशन तो आप दे रहे हो पढ़ा पढ़ा के, अरे वो टेंशन नहीं, टेंशन मतलब तनाव है ना। तो इस रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और ये तनाव जब तक रहेगा जब तक ये गोल गोल घूमेगा, और जैसे ही यहाँ से ये तनाव खत्म, ये सीधी रेखा में भाग जाएगा। बेटा ये जो तनाव है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बात नोट करोगे बेटा, टू मूव एनीथिंग इन सर्किल ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई? किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्किल में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है। नोट कर लो ये बात। चलो ये तो बात हुई बेटा पत्थर वाली। अब जरा बात पे आ जाते हैं हम, कौन सी पे? जो लिखी हुई है मून और अर्थ वाली। तो लो समझो भाई, देखो ये रही अर्थ और ये रहा मून। चलो बीच में बनाते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना हम बीच में बनाते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा सा समझ में आएगा। छोटा सा अर्थ बना लेते हैं। चलो ये अर्थ और बेटा ये है मून, ये मून है। ये मून अर्थ के चारों ओर ऐसे ही तो घूमता है गोल गोल। नहीं सर, ऊपर घूमता है, नीचे कहाँ जाता है? नीचे तुम्हें दिखता होगा गधो, अर्थ गोल है। हाँ तो गोल गोल घूमेगा ना। हाँ तो बेटा ये, अरे मैंने गधा कहा था, कोई नाराज मत होना, ये प्यार प्यार में मेरे मुंह से निकल जाती है ना, नाराज मत होना भाई कोई। हाँ तो ये क्या है बेटा? ये मून। अब ये मून इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है। कुछ पकड़ रहे हो बात? कैसे घूम रहा है बताओ? सर्किल में नहीं घूम रहा है? हाँ सर, सर्किल में कब घूमता है? जब रस्सी से बंधा हो सर, जब तनाव हो सर। यहाँ कहाँ है रस्सी? यहाँ कहाँ है तनाव? फिर कैसे घूम रहा है ये सर्किल में? सर अभी तो कह रहे थे आप तनाव चाहिए। मैं कह रहा था तनाव नहीं चाहिए, मैं कह रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मैं ये कह रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मैंने कब कहा तनाव चाहिए? वो तो रस्सी है वहाँ, इसलिए तनाव है। रस्सी ना हो तो तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो एक अलग सिचुएशन है बच्चों। वहाँ से तो मैंने आपको ये समझाया है कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। मतलब ये है कि ये जब मून अर्थ के चारों ओर घूमता है तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। पर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से? सोचने की बात ये है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है रस्सी में टेंशन लग रही है सेंटर की ओर, पर यहाँ सेंटर की ओर क्या फोर्स लग रहा है? अभी पढ़ा है बेटा कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। ग्रेविटेशन फोर्स की एक खासियत जो मैं बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आ गई है, नोट कर लो बेटा। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक लगता है। कहाँ तक लगता है? सेंटर से सेंटर तक लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स सेंटर टू सेंटर। साथ में एक बात यहाँ ये भी नोट कर लो बेटा कि उसी लाइन के एलोंग लगता है, एलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही एलोंग लगता है और सेंटर टू सेंटर लगता है। ये बात नोट कर लो कॉपी पे, ये बात कॉपी पे नोट कर लो फटाफट बेटा। अगर बात समझ में आ गई हो, अगर बात आपकी समझ में आ गई हो कि अर्थ के चारों ओर मून जो घूम रहा है वो सर्किल में घूम रहा है और सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स रस्सी तो है नहीं यहाँ, किसकी वजह से मिला होगा बेटा? ये ग्रेविटेशन की वजह से ही मिला है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अब ये गोल गोल जो घूम रहा है बेटा मून अर्थ के चारों ओर, इसकी कहानी समझ में आ गई क्यों घूम रहा है? क्योंकि बेटा अर्थ ना इसको अपनी ओर खींचना चाह रही है, लेकिन क्या है कि इसको इतनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल चुकी है कि ये इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के इफेक्ट से इसके चारों ओर घूम गया है। क्लियर हो गई बात? तो बेटा एक बात समझ में ये आ गई कि अर्थ की मून की जो मोशन हो रही है अर्थ के अराउंड, उसमें कहीं ना कहीं रोल पूरा का पूरा ग्रेविटी का ही है, रोल पूरा का पूरा ग्रेविटी का ही है। क्लियर हो गई बात? अब तो नहीं कोई डाउट? अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में
आप मुझे भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर कोई भी डाउट है, आई एम ग्लैड टू आंसर योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो बेटा अब नेक्स्ट आ जाओ जल्दी फटाफट। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस तो अभी समझ में आ गई हमारी कि बेटा जितने भी प्लैनेट अर्थ के चारों ओर मूव कर रहे हैं उन सब में रोल प्ले कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, मून हमारी अर्थ के चारों ओर नहीं घूमेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, सन के चारों ओर हमारे प्लैनेट नहीं घूमेंगे। वहां भी सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, या वो भी रस्सी से बंधे हुए हैं, तनाव से घूम रहे हैं गोल गोल। वहाँ कोई रस्सी नहीं है, वहाँ क्या है बेटा? वहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? तो बेटा मोशन ऑफ प्लैनेट से इसमें ग्रेविटेशन का पूरा पूरा रोल अभी समझ में आया। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एक्सप्लेन द, ठीक है, यहाँ भी ग्रेविटेशन का रोल है। बेटा ये रेनफॉल कैसे हो रही है, स्नोफॉल कैसे हो रही है, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स ऑन द अर्थ, इस सब में ग्रेविटी पार्ट प्ले करती है। और ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे जब अगली क्लासों में आओगे कि कैसे रेनफॉल में ग्रेविटी का यूज हो रहा है, कैसे स्नोफॉल भी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, कैसे वाटर जो फ्लो कर रहा है रिवर में वो भी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो कर रहा है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? अब आते हैं बेटा, अब समझते हैं फ्री फॉल। क्या समझते हैं? फ्री फॉल। बेटा हमने नीचे एक अर्थ बना रखी है, हमारी अर्थ पे आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, बेहतरीन अर्थ बनाई है हमने। अर्थ मतलब धरती माता। धरती माता इनकी समझ में फिजिक्स नहीं आता, आएगा, समझोगे तो आएगा। अच्छा बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ फटाफट, फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी करो, जल्दी फटाफट, आगे पढ़ना है ना हमें, बहुत है अभी, बहुत है। ठीक है, चलो, मज़ा आ रहा है? यस सर, आज तो बहुत मज़ा आ रहा है। बेटा फ्री फॉल क्या होता है? फ्री का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र। बेटा फ्री फॉल होता है जैसे आप छुट्टियों में पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका ग्रेड फॉल कर जाएगा फ्रीली। इसी को कहते हैं फ्री फॉल। अरे नहीं बेटा, इसको नहीं कहते हैं, ये तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। बेटा छुट्टियों को बर्बाद मत करो, पढ़ाई करो। और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, फिर भी आप पता नहीं क्या करते हो, देखते ही ना हो वीडियो, पढ़ते ही नहीं हो, बेकार है, फ्री फॉल हो जाएगा। चलो भाई फ्री फॉल समझते हैं क्या है? फ्री फॉल का मतलब है, फॉल मतलब गिरना और फ्री मतलब स्वतंत्र। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्वतंत्र रूप से इस अर्थ की ओर गिर जाए, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़े हमें। देखो दो तरीके हैं किसी ऑब्जेक्ट को छत से नीचे लाने के, हम पकड़ के जीने पे उतर के ले आए नीचे उसको, या हम करें वहीं से टपका दें उसको। किसी बच्चे पर मत अप्लाई करना भाई, खतरनाक चीज़ है। या वहीं से किसी ऑब्जेक्ट को हम टपका दें ऊपर से। जब बेटा उसको हमने टपका दिया तो हमने कोई इस पर फोर्स नहीं लगाई, वो अपने आप नीचे गिर रहा है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे फ्री छोड़ दें तो अर्थ क्या है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट कर लेती है। समझ में आ रही बात? ऐसे जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हुआ, ठीक, इसको कहते हैं फ्री फॉल। अब बेटा फ्री फॉल में होता क्या है? फ्री फॉल में होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको समझते हैं बेटा। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, जब ये फ्री फॉल कर रहा होता है तो बेटा यहाँ इसकी स्पीड क्या होती है? 0 होती है, रेस्ट पे से गिरता है ये। लेकिन धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और जब यहाँ टकराता है तो मैक्सिमम स्पीड के साथ टकराता है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टकराता है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आते वक्त आप ये जरूर गौर कर रहे होंगे कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड कब बढ़ती है बच्चों? स्पीड कब बढ़ती है बच्चों? स्पीड तब बढ़ती है जब एक्सीलरेशन मौजूद हो। तो फ्री फॉल के टाइम पे जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बात समझ में आई? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती है। उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो, किसी चीज़ को हम ऊपर की ओर फेंक दें तो बेटा उसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है और एक टाइम पे जाके रुक जाता है। वो रुकता कहाँ है? थोड़ी देर रुकता है, वापस नीचे लौटने लगता है। ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके 0 हुई होगी, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली उसको।
तो एक एक्सीलरेशन वहां मौजूद है, उसी एक्सीलरेशन को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझते हैं कहानी। बेटा ये अर्थ है, ये अर्थ है और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ है और इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M। बेटा जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है तो हम सबको पता है कि अर्थ अब भी इसको अपनी ओर खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगेगा, चाहे सरफेस के अर्थ के सरफेस पे हो, चाहे अर्थ के सरफेस से ऊपर हो। मैंने इसको अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है अभी और मान लिया मैंने अर्थ की रेडियस है जो कैपिटल R। ठीक है, तो क्या मुझे प्यारा बच्चा बताएगा कि अर्थ और इसके बीच में जो फोर्स लग रही है अभी ग्रेविटेशन की वो कितनी है? न्यूटन ने बताया था सर ये है Gm इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई R स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। अब एक नई चीज सुनोगे बेटा, यहाँ बेटा मैं तराजू में खड़ा हो जाऊं, तराजू नीचे आती है, क्यों? क्योंकि मैं एक फोर्स लगा रहा होता हूं, बगल में एक बाट रख दिया जाता है तो मुझसे बता दिया जाता है कि तू 60 किलो का है, मतलब मेरा वजन तोल दिया उन्होंने 60 किलो का है, वेट। बेटा वो वेट एक्चुअल में है क्या? अगर मान लो वो बट्टा बगल में नहीं रखा जाता, बट्टा रखा था बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस किसको किया जाता? फोर्स को किया जाता। तो वो जो वेट था मेरा, क्या वो उस बट्टे से बैलेंस हो रहा था? मतलब वो जो वेट था वो एक फोर्स था जो उस बट्टे के फोर्स से बैलेंस किया गया, है ना। तो क्या करेंगे बेटा कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी तो नीचे ही लग रहा होगा अर्थ के सेंटर की ओर। वेट हमेशा एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। अब वेट होता क्या है बेटा? वेट होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम कैप स्मॉल जी से लिखते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जरा आप गौर करो बेटा, तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, दोनों सेंटर की तरफ लग रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। बेटा ये दोनों फोर्स मेरे ख्याल से तो बराबर होने चाहिए। मतलब ये वाला फोर्स भी यही है, ये वाला फोर्स भी यही है। नोट कर लो ये बात बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। नोट करो इस बात को, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ नहीं है बल्कि अर्थ के सरफेस पे अर्थ द्वारा उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है वही है। मतलब ये और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। मतलब एफ ग्रेविटेशनल वाला इज इक्वल टू है वेट, इन दोनों को मिला दूं मैं तो बेटा ये हो जाएगा जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। बेटा ये वाला एम उठा के इधर ले आऊं, डिवाइड में आ जाएगा, तो वहाँ जी छोड़ दूं खाली, तो ये हो जाएगा जी एम इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एम। ये एम से एक एम मर जाएगा। बेटा जी का फॉर्मूला मिल गया हमें जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला मिल गया हमें जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, तेजी से नोट करो, तेजी से। ठीक है बेटा, जी का फॉर्मूला हमें मिल गया। जी का, जी क्या है? जी है सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला मिल गया जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बेटा एक क्वेश्चन मेरा, क्या ये जी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये जी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है? सोच के आंसर दो फटाफट। क्या ये जी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है बेटा, फॉर्मूले में कहीं ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। ये अर्थ का मास है, ये कांस्टेंट है और ये अर्थ की रेडियस है। मतलब सिर्फ अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस जी की वैल्यू निकाल के लाओगे, अभी बताऊंगा वो बात में। ठीक है, इस जी की वैल्यू निकाल के लाओगे, मैं बेटा वैल्यू दे रहा हूं तुम्हें। कैपिटल जी की वैल्यू रखोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मास ऑफ अर्थ रखोगे बेटा 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम रख लेना। रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे बेटा 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है,
6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ये रेडियस रखोगे, ये सारी वैल्यू रखोगे और जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लो फटाफट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात? अभी मैंने बात कही थी बेटा कि ये जी डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट के मास पे। इसका मतलब ये बेटा कि अगर एक भारी ऑब्जेक्ट को और एक हल्के ऑब्जेक्ट को आप एक साथ, मान लो ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट और ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट, दोनों को सेम हाइट से रिलीज कर दें अर्थ पे, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में और इसको यहाँ तक पहुँचने में सेम टाइम लगेगा। सेम टाइम में दोनों अर्थ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये बता रहा है ये फॉर्मूला Gm/r²। बेटा इस फॉर्मूले का दूसरा नाम भी दे दिया जाता है पेपर में कभी कभी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, तो यही फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, इस बात को क्या आप फील कर सकते हो? नहीं कर सकते? अभी मैं दिखा भी नहीं सकता कैमरे पे बेटा, है ना। क्लास में आओगे तब मैं इसको फील कराऊंगा लाइव। तो बेटा यहाँ पर एक बात जरूर नोट करनी है हमें, ऐसा लगता नहीं है जैसे मान लो एक कागज का टुकड़ा और एक पेन को हम एक साथ छोड़ दें एक हाइट से, तो पेन पहले पहुंच जाता है, कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता रहता है। कारण क्या है बेटा? क्योंकि एयर का फ्रिक्शन यहाँ मौजूद है। अगर उस एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, यहाँ ये बात प्रोवाइडेड है, ये बात प्रोवाइडेड है, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। अगर एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो वाकई यही कहानी होगी, चाहे एक बहुत छोटा सा टुकड़ा और चाहे एक बहुत भारी टुकड़ा, दोनों को साथ साथ एक ही हाइट से छोड़ दोगे तो एक ही टाइम पे अर्थ पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी। मोशन अंडर फ्री फॉल, बेटा मोशन अंडर फ्री फॉल कुछ नहीं है, बस एक्सीलरेशन जो ए था उसको हमें जी लेना है। जो न्यूटन की 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उन 3 इक्वेशन में ए जो था उस ए को हमें जी मानना है। अब बेटा ये जी दो तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जी दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेटा दो तरह की मोशन होगी, या तो होगी डाउनवर्ड मोशन, या तो होगी डाउनवर्ड मोशन। जब बेटा डाउनवर्ड मोशन हो रही होगी, डाउनवर्ड मोशन, जब डाउनवर्ड मोशन होगी तो आप जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, नोट कर लो इस बात को। दूसरी होगी बेटा आउटवर्ड, जब आउटवर्ड मोशन होगी तो बेटा जी की वैल्यू को आप नेगेटिव लोगे। दोनों बात नोट करो। ठीक है, इक्वेशन क्या है बेटा? v = u + at। बेटा ये इक्वेशन मोशन अंडर फ्री फॉल के लिए बनेगी, v = u ± gt। अगर डाउनवर्ड मोशन है तो प्लस gt, अपवर्ड मोशन है तो माइनस gt। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरी इक्वेशन होती है बेटा s = ut + ½ at²। ये इक्वेशन में दोबारा रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, ये इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए। वहाँ से आप वीडियो देखिए, मेरी नहीं पता है तो मोशन पार्ट 3 उसमें डेरिवेशन कराए इन इक्वेशन के बकायदा। तो बेटा यहाँ जब s है तो s जो है वो हो जाएगी h। अब हाइट में बात चलेगी बेटा, डिस्टेंस जो होगी वो हाइट होगी, तो ये हो जाएगी h = ut ± 1/2 gt²। कहानी वही है, डाउनवर्ड तो प्लस gt, अपवर्ड तो माइनस gt। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है v² = u² + 2as। बेटा फ्री फॉल के लिए इक्वेशन लिख जाएगी v² = u² ± 2gh। ठीक है, सवाल करने के लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, इसे नोट कर लो इक्वेशंस को। सवाल करने के लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा? इंपॉर्टेंट बात एक तो यही याद रखनी कि डाउनवर्ड मोशन में प्लस जी लेना है और अपवर्ड मोशन में माइनस जी लेना है। दूसरी बात ये रखनी है बेटा ध्यान कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एनी हाइट तो u 0 रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से अगर किसी हाइट से रिलीज किया गया है तो u 0 रहेगा। ठीक है, अब चलो एक सवाल करते हैं फटाफट इस पे। क्या सवाल है? पढ़ो फटाफट, सवाल पढ़ो भाई जल्दी से, सवाल जल्दी पढ़ो। सवाल ये है बेटा एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा गया।
राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है ये 10 मीटर तक, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट है। दूसरी बात याद ये रखनी है बेटा कि जब भी ऑब्जेक्ट एच मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी नीचे से ऊपर जाते टाइम। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते टाइम फाइनल वेलोसिटी 0 होगी एट एच मैक्सिमम। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। यहाँ से बेटा तुम्हें ये पूछा है कि ये जब ऊपर पहुंचा तो कितनी वेलोसिटी से छोड़ा गया था, यू पूछा है। तो बेटा एच दिया है, v 0 हो जाएगा, u पूछा है, थर्ड इक्वेशन यूज करोगे v² बराबर u² प्लस 2gh। अब ऑब्जेक्ट की मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है भाई, अपवर्ड है बेटा, अपवर्ड है तो माइनस आ जाएगा बेटा, u निकालना है, v तो 0 हो गया, u² माइनस 2gh कितना 10। ठीक है, यह सवाल में दिया नहीं है बेटा, g की वैल्यू को 10 लेना है, g की वैल्यू को 10 लेना है। तो बेटा इसको इधर ले आए तो 2 इंटू 10 जी की वैल्यू रख दी इंटू 10 एच है इक्वल टू u², ये हो गया 10 और 10 100, 100 दूनी 200, ये 200 इक्वल टू हो गया u²। बेटा u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, √200। √200 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ फटाफट, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब बेटा पूछ रहा है कि उस हाईएस्ट पॉइंट तक कितना टाइम उसको लगेगा। तो अब तो निकाल सकते हो, आसान है, u मिल गया हमें, v पता है, a पता है, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, v इक्वल टू u प्लस AT इस्तेमाल कर सकते हो सेकंड वाला करने के लिए। ठीक है, v तो 0 हो गया, u आया था √200 प्लस a कितना लेना है 10 इंटू t। ठीक है बेटा, √200 इधर ले आओ, ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों होती है, तो मैं माइनस वाली समझ रहा हूँ अभी थोड़ी देर, तो इधर आएगा 200। और दूसरी ये भी समझ सकते हो बेटा कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इक्वल टू 10t। बेटा √200 को आप सॉल्व करोगे तो ऐसे कर सकते हो, देखो √200 बराबर लिख सकते हैं हम √2 इंटू 100, और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा 10√2। तो बेटा ये वैल्यू है 10√2 इक्वल टू 10t। यहाँ से t की वैल्यू जो होगी बेटा वो हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू √2 सेकेंड। कितना टाइम लगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, √2 सेकेंड। तो आज बेटा यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है मुझे बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लंबी भी देख लेनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि आज जो कंसेप्ट मैंने समझाया है बहुत मज़ा आया होगा आपको, मुझे बहुत उम्मीद है इस बात की। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।